जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा और इसके विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रा करते किसे हैं, यानी कि इसकी परिभाषा को देखेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्कों से समझा जाता है। देखिए, हम लोग आम बोल भाषा में जब मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग सिक्के का प्रयोग करते हैं, जो पैसे का उपयोग करते हैं, उसी को हम मुद्रा समझ लेते हैं। मुद्रा शब्द का प्रयोग मोहर या चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मोहर लगाया जाता था उसे मुद्रा कहा जाता था। अर्थशास्त्र में मुद्रा करने की अनेक परिभाषाएं दी गई है। अगर हम लोग चैप्टर को पढ़ें तो चैप्टर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मुद्रा के बहुत सारे आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग आज के हर एक व्यक्ति करता है। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन उपार्जन के लिए कोई ना कोई काम में लगा हुआ रहता है, यानी कि कोई ना कोई काम वो करते रहता है और उस काम से उसको आय की प्राप्ति होती है। और वो जो आय की प्राप्ति होती है वो दो रूप में हो सकता है, या तो मुद्रा के रूप में या वस्तु के रूप में। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग वस्तु विनिमय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुद्रा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सवाल आता है कि हम लोग मुद्रा कहेंगे किसे, यानी कि मुद्रा की परिभाषा क्या है। तो अगर साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग देखें तो सिक्का को या जो सरकार द्वारा चलाया जाता है उसी को हम लोग, जो मोहर होता है लगाया हुआ, उसी को हम लोग मुद्रा मान लेते हैं। लेकिन अगर अर्थशास्त्र में देखें तो यहाँ पे मुद्रा का कोई एक परिभाषा नहीं है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी परिभाषा अलग अलग रूप में दिया गया है। लेकिन अगर हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि सबका सेंस लगभग एक ही है। जैसे कि यहाँ पे प्रोफेसर हार्टले विट्स हैं, उनका जो डेफिनेशन है मुद्रा के बारे में, वो कहते हैं कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी कि वो जो वस्तु जो मुद्रा का काम करे उसी को हम मुद्रा कहते हैं। इंग्लिश में इसे मनी इज व्हाट मनी डज के नाम से जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे मनी इज व्हाट मनी डज कहते हैं कि जो पैसे का काम करेगा, मुद्रा का काम करेगा, उसी को हम मुद्रा कहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक और अर्थशास्त्री है जिनका नाम है कोलबर्ग। वो कहते हैं कि मुद्रा वो है जो मूल्य का मापन और भुगतान का साधन होता है, यानी कि जिससे हम लोग किसी भी वस्तु के मूल्य को मापते हैं या किसी भी चीज़ के जब हम मूल्य का माप करते हैं और उसका भुगतान करते हैं, तो जिस चीज़ से, जिस वस्तु से हम उसका मूल्य मापन करते हैं या भुगतान करते हैं, उसी को हम लोग मुद्रा के नाम से जानते हैं। ऐसा कोलबर्ग का मानना है, उनका डेफिनेशन है। इंग्लिश में बात करें तो मनी में बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट हो जाएगा। इसे इंग्लिश में ये कहते हैं। नेप के अनुसार देखा जाए तो वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वो मुद्रा कहलाती है, यानी कि किसी भी देश का कोई ऐसा वस्तु जिससे उस देश की जो सरकार है, जो राज्य है, उसे मुद्रा घोषित कर दे तो उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। और यदि उसे सरकार द्वारा घोषित नहीं किया गया तो उसे हम लोग मुद्रा नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में इसको समझ सकते हैं अपने देश में कि जब यहाँ पे नोटबंदी के पहले की बात करें तो नोटबंदी से पहले जो 500 और जो 1000 के जो नोट थे, ये दोनों मुद्रा के रूप में भारत देश में काम करते थे। लेकिन जब भारत सरकार द्वारा इस पर नोटबंदी लगाया गया, यानी कि नोटबंदी किया गया, तब क्या किया गया कि भारत सरकार इन दोनों नोट का जो मोहर है, एक तरह से ये कहा जाए कि जो दर्जा इसे दिया गया था मुद्रा का, वो राज्य द्वारा जो घोषित किया गया था इसे मुद्रा, वो कैंसिल कर दिया जाता है। और उसके बाद नोटबंदी के बाद ये नोट तो है लेकिन ये किसी काम का नहीं है, मुद्रा के रूप में ये काम नहीं करता है। और उसके जगह पे नया नोट लाया जाता है जो कि राज्य के सरकार द्वारा, राज्य द्वारा ये घोषित होता है, तो उसे हम लोग मुद्रा के नाम से अब जानते हैं। यानी कि यहाँ पे नैब के अनुसार ये कथन बिल्कुल सही हो जाता है कि किसी भी राज्य द्वारा जो भी वस्तु को मुद्रा के रूप में घोषित कर दिया जाता है, उस पर मुहर लगा दिया जाता है, उसी को हम मुद्रा के रूप में मानते हैं। नोटबंदी से पहले पुराना वाला जो नोट है 500 1000, उसकी वैल्यू थी क्योंकि उसका राज्य द्वारा उसे मुद्रा घोषित किया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नोटबंदी होती है, इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है क्योंकि राज्य इसे मुद्रा नहीं मानता है।
तो इस तरह से नैब का ये परिभाषा बिल्कुल सही हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोले तो एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय द स्टेट बिकम्स मनी। वही बात, यानी कि कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाए वही मुद्रा कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और अर्थशास्त्री है जिनका नाम है सेलिगमैन। वो कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त होती है। एक तरह से देखें तो इनका जो डेफिनेशन है वो मैप के डेफिनेशन से थोड़ा सा मैच करता है। ये भी कह रहे हैं कि जिसको समान स्वीकृति प्राप्त है, यानी कि जिसे राज्य द्वारा या वहाँ के जनता द्वारा या पूरे विश्व में जिसको लोग मुद्रा के रूप में मानता है, जिसको स्वीकार करता है, उसी को हम यहाँ पे मुद्रा कहते हैं। यदि आज हमारे देश में 500 या 2000 के जो नोट हैं उसे यहाँ के लोग मुद्रा मानने से इनकार कर दे, सरकार इसको इनकार कर दे, या जो विदेशी सरकार है वो इसे मुद्रा मानने से इनकार कर दे, तो फिर उस 500 और 2000 के नोट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उसे हम लोग मुद्रा नहीं कहेंगे। लेकिन उसे स्वीकृति है, उसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उसे हम मुद्रा का नाम देते हैं। तो सेलिगमैन का भी ये कथन सही हो जाता है। मनी इज वन थिंग दैट पोसेसेज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि वही मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त होती है। अगर हम इसके निष्कर्ष में बात करें, इतने डेफिनेशन को देखने के बाद, तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो और जो स्वतंत्र रूप से प्रचलित हो, वैसा कोई भी वस्तु है जिसके माध्यम से विनिमय किया जाता है, मूल्य का सामान्य मापक किया जाता है और श्रम के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन किया जाता है। तो ये कार्य जो जो करता है, इन सभी कार्य को जो करता है उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी किसी भी देश या राज्य द्वारा जो चलाया जाता है, जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो, जो विनिमय के माध्यम में काम करे, जो मूल्य के सामान्य मापक हो और जो श्रम का भुगतान करे, उसके मापदंड को रखे और जिसे हम संचय भी कर सकते हैं, यानी जमा भी कर सकते हैं। तो ये सब साधन जहाँ पे मौजूद होता है, जो इन सभी कामों को करता है, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। ऐसा हम निष्कर्ष में इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुद्रा के विकास को, कि आखिर ये मुद्रा आया कैसे। तो देखिए, मुद्रा का विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के इतिहास कहा जा सकता है। यानी कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, उसी के साथ साथ यहाँ पे मुद्रा का भी विकास हुआ है। जैसे जैसे मानव का स्वरूप में बदला हुआ है, इसके जीवन स्तर में बदला हुआ है, रहने सहने के तरीका में बदला हुआ है, उसी तरह यहाँ पे उसी के साथ साथ मुद्रा में भी बदलाव होते गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा का जो विकास है, इसका जो इतिहास है वो मानव सभ्यता के विकास का ही इतिहास है। दोनों सिमिलर है, दोनों एक साथ आगे में विकास किया है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के उत्पादन से कर लिया करता था। देखिए, जब मनुष्य के जीवन की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे इसकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी, इतना कम कि ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही कर लेता था। जो भी चीज उत्पादन करना होता था वो खुद ही उत्पादन करके और उसकी पूर्ति कर लेता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी, और जैसे जैसे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होने लगी, और ये वृद्धि इतना ज्यादा हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति स्वयं के उत्पादन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। इसमें कठिनाई महसूस की जाने लगी। यानी कि पहले जो भी आवश्यकता था मनुष्य अपने उत्पादन करके खुद अपनी पूर्ति कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, लोगों की आवश्यकता बढ़ते गई, और आवश्यकता बढ़ने के कारण इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई कि लोग उसकी पूर्ति खुद ही नहीं कर सकते थे। जैसे कि आज हम लोग बात करें तो आज से जो शुरुआती समय में जाए तो उस टाइम पे मनुष्य का मेन जो आवश्यकता है वो क्या था, उसको किसी तरह से भोजन चाहिए, चाहे वो शिकार करके लाए या कंद मूल इकट्ठा करके करे। रहने के लिए घर होना चाहिए, जो कि गुफा में या पेड़ पे भी वो लोग रह लेता था। तो आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, यही उसकी मुख्य आवश्यकताएं थी। लेकिन समय बदलने के साथ वो घर बनाने लगा, खेती करने लगा, खेती करने के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ने लगी। अब मनुष्य कपड़ा पहनने लगा था तो उसकी आवश्यकता पड़ गई। और अगर आज की हम बात करें तो आज हम लोग बहुत ही
एक विकसित जीवन जी रहे हैं जिसमें हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग जो यहाँ पे वस्तु देते हैं, ये टीवी हो, मोबाइल हो, या यहाँ पे जो लैपटॉप लगा हो, जो पंखा चल रहा है, इन सब चीज़ों को पहले मनुष्य की आवश्यकता नहीं थी, तो इनकी आवश्यकताएं कम थी, उसकी पूर्ति को कर लेते थे। आज इन सब चीज़ों की आवश्यकता है मनुष्य को, और इसकी पूर्ति कोई भी मनुष्य अकेले नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ पे लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में धीरे धीरे कठिनाई होने लगी थी, और इस कठिनाई के कारण आगे क्या होगा कि यहाँ पे अब वे आपस में एक दूसरे द्वारा उत्पादित हुई चीजों अथवा वस्तुओं का आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। यानी कि अब यहाँ पे लोग क्या करने लगे कि अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग चीज़ों से जुड़ गए, अलग अलग काम में जुड़ गए, और उसी काम पे वो फोकस करने लगे, और उससे उत्पादन करके वो बाकी लोगों में उसको वितरण करने लगे, और उसके बदले में उनकी जो आवश्यकताएं थी वो उनसे वो प्राप्त करने लगे। यानी कि अब ये लोग अपने उत्पादन की वस्तुओं को आपस में आदान प्रदान करने लगे थे, लेन देन करना शुरू कर दिए थे। ठीक, यहाँ पे अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज हमें दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। यदि हम लोग आज की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही नहीं कर सकता है। आज हम सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मान लो किसी के बच्चे को पढ़ाना है तो एक टीचर पे डिपेंड है, और वो टीचर जो है किसी और वस्तु के लिए, जैसे उसे दवा की आवश्यकता है तो वो डॉक्टर के लिए डॉक्टर पे डिपेंड है। घर बनाना हो तो वो मिस्त्री इंजीनियर पे डिपेंड है। उसको कहीं जाना हो तो किसी ड्राइवर पे, गाड़ी पे डिपेंड है। और वो सभी जो लोग हैं उनके बच्चों को अगर पढ़ाना है तो वो लोग टीचर पे डिपेंड है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे पे डिपेंड है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक अलग अलग काम कर रहा है, और उस काम से जो भी आय अर्जित कर रहा है उसके माध्यम से वो बाकी के जो आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति कर रहा है। तो आज के टाइम पे हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकता है। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। आज प्रायः प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक खास काम में ही अपना पूरा जीवन लगा देता है, पूरा समय लगाता है, और इससे जो आय प्राप्त होता है, जो इनकम होता है, उससे वो अन्य वस्तुएं प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज के समय में विनिमय यानी कि लेन देन का महत्व काफी बढ़ गया है। प्राचीन काल में, शुरुआत के समय में विनिमय का उतना प्रचलन नहीं था, उतना ये लोग लेन देन नहीं करते थे। लेकिन समय बदलने के साथ यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो महत्व है विनिमय का वो बढ़ गया है। आज अगर हम में से कोई व्यक्ति ये कहे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के समूह पर, अलग अलग व्यक्तियों पर डिपेंड होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के विकास के बारे में कि मुद्रा का विकास हुआ कैसे। तो मुद्रा को विकास को हम लोग यहाँ पे कुल 6 चरणों में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय के बारे में, जो सबसे पहले शुरू हुआ था। यही मुद्रा का पहला चरण है। उसके बाद हम लोग वस्तु मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, इसे मुद्रा के रूप में बनाया गया। फिर धात्विक मुद्रा, जो धातु का मुद्रा बना उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिक्के के जो मुद्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो पत्र मुद्रा है यानी कि जो कागज के नोट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे साख मुद्रा, जो एटीएम वगैरह है, चेक, ये सब चीज़ों का जो यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन मुद्रा का विकास हुआ कैसे। तो देखिए, सबसे पहले है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था। यानी कि कोई वस्तु दे करके वस्तु ले लेना है। जैसे मुझे चाहिए दूध और किसी के पास चावल है, तो यानी मेरे पास चावल है और मुझे दूध चाहिए, तो मैं दूध वाले के पास जाऊंगा और चावल दे करके दूध ले लूँगा। यानी कि वस्तु दे के वस्तु ले लूँगा। जैसे आजकल के गांव में भी होता है, जैसे अभी गर्मी का समय है तो यहाँ पे क्या होता है कि आइसक्रीम वाला आता है, और वो क्या करता है कि बदले में, आइसक्रीम देने के बदले में कोई अनाज ले लेता है। जैसे आलू हो जाए, गेहूँ हो जाए, चावल हो जाए, वो अनाज को ले लेता है और अनाज के बदले में वो आइसक्रीम दे देता है। तो इसमें क्या करता है, हम लोग वस्तु विनिमय करते हैं, यानी कि वस्तु दे करके और वस्तु को लेते हैं। तो यही प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुआ था। शुरुआत का जो मनुष्य है वो वस्तु विनिमय से ही मुद्रा का विकास होता है। यही से शुरुआत किया था
वस्तु को दे करके वस्तु को प्राप्त करता था। उसके बाद आया दूसरा चरण इसका, जिसमें किसी खास वस्तु को मुद्रा बनाया जाएगा, जिसे हम लोग वस्तु मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक काल में यानी कि शुरुआत के समय में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए, शिकारी युग में खाल या चमड़ा मुद्रा का काम करता था, यानी खाल चमड़ा लेकर जाइए और आप किसी भी वस्तु को परचेस कर सकते हैं, उसको लेकर के आप आ सकते हैं। यही उस टाइम पे मुद्रा था। आगे चल के फिर पशुपालन युग बोला जो है, कृषक युग, इस टाइम में कोई पशु को मुद्रा बना दिया गया। जैसे आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप गाय देके, बकरी देके या किसी और चीज को दे करके, जो जानवर है उसको दे करके हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये भी एक तरह से वस्तु मुद्रा था, मुद्रा का काम करता था। आप किसी से भी बकरी, गाय अथवा कोई और जो जानवर है उसको दे करके और हम दूसरे वस्तु को प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद आया कृषि युग। कृषि युग में अनाज को मुद्रा बनाया गया। जैसे कि आप कपास देके कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, गेहूं देके प्राप्त कर सकते हैं, या आपके पास जो धान तिलहन है इसमें से किसी भी वस्तु को आप, किसी भी अनाज को आप सामने वाले व्यक्ति को दे दीजिए और दूसरे वस्तु को प्राप्त कर लीजिए। यानी कि एग्जाम्पल समझे कि कृषि काल में यदि हमको कपड़े की आवश्यकता है और हम खेती करते हैं, तो हम चावल, गेहूं या कोई भी अनाज लेकर जाएंगे, उस व्यक्ति को वो अनाज हम दे देंगे और उसके बदले हम कपड़ा प्राप्त कर लेंगे। तो वहाँ पे ये मेरा जो अनाज वो मुद्रा का काम करेगा। इसे मुद्रा के रूप में चुना गया था। तो इस तरह से ये मुद्रा के कार्य को संपन्न करता था। इसी मुद्रा का हम यहाँ पे पहले प्रयोग करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आया इसका तीसरा चरण, जिसे हम लोग धात्विक मुद्रा कहते हैं। वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए हम चावल लेके गए कपड़ा खरीदने, और जो कपड़ा वाला व्यक्ति है उसको चावल की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें कपड़ा नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इन कठिनाइयों से बचने के लिए अब क्या किया गया कि यहाँ पे जो अनाज का उपयोग करते थे, वस्तु मुद्रा का उपयोग करते थे, उसके जगह एक नया चीज लाया गया जिसे हम लोग धातु मुद्रा के रूप में जानते हैं। यानी कि धातु के मुद्रा का प्रयोग यहाँ पे शुरू हुआ। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। तो आज के टाइम पे जो मुद्रा होता है वो तो सस्ते वाले जो पीतल, तांबा ये सब है, एल्युमिनियम है, इन सब चीजों से बनाया जाता है। लेकिन पुराने जमाने में जो धात्विक मुद्रा है वो सोने, चांदी, पीतल, तांबे सभी चीजों के बनते थे। तो इन सभी चीजों के जो धातु के एक आकार ढाल करके उसमें कुछ मोहर वगैरह लगा करके एक मुद्रा का रूप दिया जाता था, उसे निशानी दे दिया जाता था। उस तरह के चिन्ह को ही मुद्रा का यहाँ पे प्रचलन था, उसी को मुद्रा के रूप में घोषित किया गया था। तो इस तरह के मुद्रा का यहाँ पे प्रयोग शुरू होता है, जिसे हम लोग धात्विक मुद्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन इन धात्विक मुद्राओं में भी कुछ समस्याएं आने लगी थी। जैसे कि इसका डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा बन जाता था। लोग धात्विक मुद्रा का डुप्लीकेट बना लेते थे, नकली धातु के भी यहाँ पे सिक्का वगैरह बना लेते थे, जिससे यहाँ पे कई सारी परेशानियाँ होती थी। तब इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे सिक्के का प्रयोग किया गया, जो आज भी प्रचलन में है। तो धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाई आने लगी थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किए जाने लगा। इसकी शुरुआत की गई। सोना, चांदी आदि से बना हुआ वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार के मुहर से चालित होता है उसे सिक्का कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सोना चांदी की तो बात आई है, लेकिन आज के समय में हम लोग सोने चांदी के सिक्के का प्रयोग नहीं करते हैं। आज का जो सिक्का होता है वो एल्युमिनियम का ही बना होता है, उसी का हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। तो इसमें और क्या होता है कि कोई भी एल्युमिनियम का जो सिक्का उसे हम लोग मुद्रा नहीं कहेंगे, बल्कि उसमें सरकार का एक मुहर होना चाहिए। जैसे हम लोग के पास जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10 का जो सिक्का होता है, तो उसमें भारत सरकार का एक मुहर होता है, और वो इस बात को घोषित करता है कि ये मुद्रा के रूप में सरकार द्वारा घोषित किया गया है, ये हर जगह सर्वमान्य है, हर कोई इसको स्वीकार करता है। तो इस तरह के सिक्का का मतलब इस तरह के जो भी धातु है उसको हम लोग सिक्का कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ तस्वीर है, ये है पुराने जमाने के कुछ सिक्के जो धातु के रूप में है। तो ये सब धातु के कुछ सिक्के हैं। जब इनमें कुछ समस्याएं आने लगी थी, तब जाकर के यहाँ पे इस तरह के सिक्कों का निर्माण हुआ।
तो ये जो है इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे धातु है, उसके बाद इसमें कुछ सिक्के भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रचलन में था वो इस तरह के धीरे धीरे यहाँ पे सिक्कों का विकास होता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 रुपए का सिक्का, ये 2 रुपए का है, और ये तो बहुत पुराना सिक्का है जिसके बारे में हम कभी देखे नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि ये सिक्का किस समय का है और इसको क्या कहते थे। लेकिन ये सब धीरे धीरे इस तरह से भारत में, मुख्य रूप से भारत में ऐसे धीरे धीरे सिक्कों का विकास हुआ है। और आज हम लोग जो सिक्के का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 रुपए का करते हैं, 1 रुपए का भी सिक्का का उपयोग करते हैं, ये 10 रुपए का सिक्का है और ये 5 रुपए का सिक्का है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे यहाँ पे आज सिक्कों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ सिक्कों का उपयोग हम लोग आज के समय में कर रहे हैं। उसके बाद जब सिक्कों में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी तब यहाँ पे विकास होगा पत्र मुद्रा का। देखिए सिक्का मुद्रा में भी कुछ यहाँ पे दोष था। दोष में जैसे बात करें, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। अगर हम इसको देखें इन सिक्कों को या इसे भी, तो ये सब जितने भी सिक्के हैं, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो, इसको हम ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम पैसा भी रहेगा। जैसे 10 रुपये है, हमको 10,000 ले जाना है, तो 10 रुपये का सिक्का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वजन ज़्यादा होता था, चोरी होने का भी डर होता था। तो इस तरह से इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ, यानी कि अब कागज का नोट बनना शुरू हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। और आज के समय में हम लोग दुनिया के किसी भी देश में जाएं, वहाँ पे हम लोग को कागज का नोट ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रचलन में आजकल यही है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि पत्र मुद्रा कहते किसे हैं? क्या किसी भी कागज को नोट को हम लोग पत्र मुद्रा कह देंगे? तो ऐसा नहीं है। वैसा नोट जिसपे सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जिसको स्वीकृति मिला है, जिसे मुद्रा का रूप घोषित किया गया है, जिसमें उस सरकार का और बैंक का मुहर हो, उन्हीं नोटों को हम लोग पत्र मुद्रा के नाम से जानेंगे, उसी को हम लोग पत्र मुद्रा कहेंगे। जिनपे सरकार का मुहर न हो, सरकार द्वारा घोषित न हो, उसे हम लोग पत्र मुद्रा का नाम नहीं देंगे। तो देश की सरकार और देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो भी कागज के नोट प्रचलित किया जाता है, जिसे मुद्रा घोषित किया जाता है, उसी को हम पत्र मुद्रा कहेंगे, कागज के नोट कहेंगे। ठीक, चूंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी हम लोग कहते हैं। तो जो पत्र मुद्रा है वो कागज का होता है, इसलिए इसको हम लोग कागजी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे भारत के संदर्भ में नोट्स में एक बात याद रखना है कि भारत में जो 1 रुपया का कागजी नोट होता है, छोटा सा आता है, कागज का 1 रुपये का नोट होता है वो, और भारत में जितने भी सिक्के बनते हैं, चाहे 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 का हो, किसी भी कोई भी सिक्का हो, तो 1 रुपये का नोट और कागजी सिक्का भारत सरकार का जो वित्त विभाग है उसी के द्वारा चलाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल में बोर्ड में बार बार ये पूछा जाता है सवाल कि 1 रुपये के सिक्का कौन जारी करता है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि वित्त विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है। 1 रुपये का सिक्का और जितने 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं वो सभी भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है, इस बात को याद रखना है। और 2 रुपया से लेकर जितना भी कागजी नोट हो, 2 रुपया के हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 हो, 500 हो, 2000 हो, इन सभी नोटों को हमारा जो केंद्रीय बैंक है, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यही इसी के द्वारा इसे चलाया जाता है। यानी कि हमारे देश में 1 रुपये के कागज का नोट और जितने भी सिक्के हैं वो सभी केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और 2 रुपये के नोट से लेकर के 2000 तक के जितने भी नोट हैं वो सभी हमारा जो केंद्रीय बैंक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ कागजी नोट है जो हमारे देश का ही है। ये देखिए, ये 1 रुपये का नोट है जो वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये 2 रुपये का नोट है जो अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसके बाद ये 5 रुपये का पुराना वाला नोट है।
ये जो 20 रुपए का है ये भी पुराना वाला नोट है, नया में ऐसा नहीं आता है। ये 50 वाला पुराने नोट है, ये 100 का पुराना नोट है, और ये इसमें दिख नहीं रहा है कितने का नोट है, लेकिन ये 500 का नोट है और ये 1000 का है। यानी कि ये सब जो है वो पुराने नोट्स हैं जो भारत में चलते थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का और 1000 के ये सब नोट हैं। अब इसमें से इस नोट को छोड़ के ये जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? वित्त विभाग द्वारा। तो इसे वित्त विभाग जारी करता था। इसके अलावा जितना भी नोट है उसे ये हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो नोट है खास करके जो 500 1000 का जो नोट है वो फिलहाल भारत में ये वाला नोट बंद हो चुका है। इसे हम लोग मुद्रा के श्रेणी में अब नहीं रखेंगे और वर्तमान समय में हम लोग इस तरह के कुछ नोट का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये 500 का नोट है, ये 2000 का नोट है, ये 50 का है और ये 200 का है। तो ये वर्तमान समय में जो भारत में जो पत्र मुद्रा का उपयोग किया जाता है वो उसके कुछ यहाँ पे तस्वीर हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। आज के डेट में हम लोग इसी पत्र मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारत सरकार का एक मोहर है हर नोट पे। तो ये हर नोट पे देखिए कि यहाँ पे भारत सरकार का मोहर है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ये दोनों इस बात को गारंटी लेता है। ये मोहर, यहाँ पे एक मोहर है रिजर्व बैंक का, तो इससे यहाँ पे दिखाया जाता है, मतलब ये गारंटी दिया जाता है, घोषित किया जाता है कि ये पैसे भारत में अभी मान्य है, इसे मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो ये हमारे आधुनिक कुछ आज के समय के पत्र मुद्रा है भारत के। अब यहाँ पे है कि पत्र मुद्रा के बाद भी इसमें कुछ बदलाव आया। जब पत्र मुद्रा में भी कुछ कठिनाई आया, जैसे कि ये सब पैसे हैं इनको ले जाने लाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई था। अगर हम इसे कहीं ले जाएं तो चोरी होने का, छिन जाने का डर ज़्यादा होता था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे मुद्रा का एक नया विकास हुआ जिसे हम लोग एटीएम डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। देखिए आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति लगभग हमारे देश के लगभग जो जनता है लोग हैं वो एटीएम का प्रयोग करते हैं। अब एटीएम हम सभी लोगों ने देखा है कैसा होता है। ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिसपे कुछ अंक दर्ज होते हैं और उसपे बैंक का नाम और उसके ग्राहक इन सब का नाम लिखा हुआ रहता है और इसे भी आज हम लोग मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे? प्लास्टिक के मुद्रा को एक रूप एटीएम है, यानी कि एटीएम के माध्यम से हम इसे मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से भी जानते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। यानी कि बैंक में तो हम लोग को एक समस्या था, हम लोग जिस दिन बैंक खुला हो और जितने टाइम तक खुला हो उतने टाइम तक और उसी दिन हमें पैसा लेन देन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसको आ जाने से, एटीएम को आ जाने से क्या हुआ है कि हम लोग 24 घंटे पैसे का लेन देन कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। तो ये 24 घंटे सेवा प्रदान करता है। भारत में जो बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक हैं वो सभी ने यहाँ पे, जैसे कि स्टेट बैंक हो जाए, इलाहाबाद बैंक हो जाए, आईसीआईसीआई बैंक हो जाए, बैंक ऑफ इंडिया हो जाए, बाकी के जो बैंक है ये सभी बैंक यहाँ पे अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड उपलब्ध कराते हैं, ये सेवा उपलब्ध कराते हैं। इन सभी बैंकों का एटीएम और एटीएम कार्ड उपलब्ध है जिसका फायदा वहाँ के ग्राहक को होता है। इसके माध्यम से वो 24 घंटे कभी भी कहीं भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं, किसी भी वस्तु सेवा को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये बैंक द्वारा एक सुविधा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एटीएम का फोटो है, कुछ इस तरह से होता है। एटीएम पे यहाँ पे 16 डिजिट का एक अंक होता है अंकित, और यहाँ पे जो एटीएम धारक है, जो एटीएम का जो मालिक है, जो ग्राहक है, वो धारक का यहाँ पे नाम होता है। यहाँ पे जिस दिन ये बना है उस साल का और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। ये यहाँ पे एक सिम के जैसा है जो एटीएम में जाने पर आपके पूरे डाटा को डिटेक्ट करेगा, उसके वहाँ से आपके अकाउंट की जानकारी लेगा। इसके पीछे 3 अंक का एक पीवीसी कोड भी होता है जो डाल के हम आगे के जो ऑनलाइन वाले जो भुगतान वगैरह है वो पेमेंट हम लोग करते हैं।
अब भारत में जो कार्ड है या दुनिया भर में जो ये एटीएम कार्ड वो अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि ये वाला जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड कंपनी से बनाया गया है, और यहाँ पे जो है ये रुपे कंपनी से बनाया गया है, और ये वाला जो है नीचे वाला इसे वीजा नाम के कंपनी ने बनाया है। तो हम सभी के पास लगभग एटीएम होगा, उस एटीएम में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एटीएम किस बैंक किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो अलग अलग कंपनियों द्वारा ये एटीएम उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में होता है कि ये भी एक प्लास्टिक का मुद्रा है, उसी का एक रूप है, और आज दुनिया भर में ये भी बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस तरह के कार्ड को उपलब्ध करवाती है, वो सेवा ये देती है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसके साथ की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। यानी कि इसको समझने के लिए पहले हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है उसको समझेंगे। देखिए, डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपका बैंक में खाता है और उसी के आधार पर आपको डेबिट कार्ड बना के दिया गया है। तो डेबिट कार्ड से आप उतना ही पैसों का भुगतान कर सकते हैं, उतना ही पैसे यूज कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है, उससे एक पैसा भी ज़्यादा आप बैंक से यूज नहीं कर सकते। ये हो गया डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि यहाँ पे बैंक जो है अपने ग्राहक को स्थिति को देखते हुए कि वो कितना तक पैसा चुका सकता है, उसकी स्थिति को देखते हुए एक अमाउंट निर्धारित कर देता है कि इतना तक पैसा आप यूज कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक मुझे 10,000 रुपये तक का क्रेडिट देता है, तो मेरे अकाउंट में पैसा हो या ना हो, हम 10,000 तक मैं 10,000 रुपये तक का प्रयोग कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं कभी भी कहीं भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। वो हम क्रेडिट कार्ड देंगे, वहाँ से वो पैसा से हम कोई भी सेवा और वस्तु को खरीद सकते हैं, और ये पैसा बैंक से कट जाएगा। ये कहिए कि बैंक एक तरह से मुझे डायरेक्ट लोन दे दिया है 10,000 का, और अगले महीना में जब मेरे अकाउंट में पैसा जाएगा या जब भी मैं पैसा जमा करूंगा तो मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये और साथ में इसका जो ब्याज होगा उन सभी को मिला करके बैंक काट लेगा। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड मतलब समझ गए कि कोई भी बैंक द्वारा एक कार्ड दिया जाता है जिसपे उस कार्ड के जो धारक है उसको एक निश्चित धनराशि तय कर दिया जाता है, उतने राशि तक का उपयोग करके वो किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीद सकता है, उसका वो लुत्फ उठा सकता है। तो ये चीज़ वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है। और डेबिट कार्ड में हमारे अकाउंट में जितना पैसा रहेगा उतना ही हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर होता है। बाकी देखने में दोनों एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जितना भी ये सब क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी यहाँ पे 16 डिजिट का एक नंबर होता है। एक यहाँ पे सिम के जैसा होता है, जैसे इसमें है देख रहे हैं सब में ये लगा हुआ है जो आपके पूरे डाटा को डिटेक्ट करेगा, उसकी जानकारी लेगा। उसके बाद यहाँ पे नाम होता है, जैसे यहाँ पे कोई विजय कुमार के नाम का ये क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ आता है, वैलिड डेट लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे 12/25 में इसकी एक्सपायरी डेट बताया गया है कि इस टाइम पे ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये जो एटीएम है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये SBI बैंक का है। यहाँ पे लिखा हुआ है SBI कार्ड। इससे हम ये भी जानकारी निकाल सकते हैं कि ये किस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ है सभी में, ये SBI का है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कंपनी का नाम है, ये जो कार्ड बनाया है उस कंपनी का नाम है वीजा। तो वीजा द्वारा इस कार्ड को बनाया गया है और ये SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इसके माध्यम से जो ये विजय कुमार है ये इसको बैंक एक निर्धारित राशि दे दिया है, और इसके माध्यम से वो विजय कुमार, मान लीजिए इसको 10,000 निर्धारित किया है, तो 10,000 रुपये का कभी भी विजय कुमार उपयोग कर सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग जो मुद्रा के लाभ हैं, इसका जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विनिमय के बारे में पढ़ेंगे, विनिमय में होने वाली कठिनाई को पढ़ेंगे। फिर विनिमय के जो रूप हैं, जैसे इसमें हम लोग वस्तु विनिमय और मुद्रा जो है मुद्रा प्रणाली विनिमय दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।